हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आई होप अच्छे से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो क्लासेस चल रही थी आपके आरएस 2024 के जो पेपर फोर्थ है उसकी क्लासेस है हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपना जो आपका पार्ट ए है 50 नंबर का व्याकरण वो कवर कर रहे हैं। पार्ट बी और सी को कवर कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें आपके पार्ट ए के व्याकरण और आपके पार्ट सी में यानी निबंध निबंध इस पर हमारी आज की क्लास है वो रहने वाली है। तो आज हम महिला सशक्तिकरण यथार्थ कितना सच है, ये इस जो निबंध है इस पर चर्चा करेंगे, अच्छे से हम कवर करेंगे। मैंने आपको कल वाले टेस्ट में ही ये टॉपिक दे दिया था, तो आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी, इसकी आंसर राइटिंग की होगी। तो आपको पता चलेगा कि आपने किस हद तक लिखा है, कितना अच्छा लिखा है, क्या अपन और ऐड कर सकते थे और कितनी अच्छी अपनी आंसर राइटिंग है वो कर सकते हैं। आप जो 2021 है 2021 के मेंस के यानी इंटरव्यू के बाद के जो मार्क्स है वो जारी हो चुके हैं। तो आप अपने अगर आपने पहले दिया था और अगर अभी आप दे रहे हैं तो आप दूसरों की जो सीट है वो देख सकते हैं, मार्क सीट, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने नंबर है। जैसे आपके टॉपर थे विक्रांत, उनके 492 पॉइंट कुछ नंबर है। तो इस प्रकार आप सभी के चारों जो पेपर हैं उन चारों पेपर में देख सकते हैं कितने कितने किसके मार्क्स आए थे और उनकी क्या रैंक है वो सिक्योर कर पाए हैं। तो ये भी अच्छी चीज है, हमें हर चीज का एनालिसिस है वो करना चाहिए। पीडीएफ की बात करें तो आपको इस क्लास की पीडीएफ और आपको इंग्लिश का जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी पीडीएफ, ये दोनों पीडीएफ पे है, ये आपको टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज का टेस्ट है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमारा पहला क्वेश्चन है मुहावरों का। आपके एग्जाम में मुहावरे और लोकोक्ति है जरूर आएंगे और उनका वाक्य में प्रयोग भी आएगा। सबसे पहले हम उस मुहावरे को पढ़ेंगे और उसका पहले अर्थ लिखेंगे, फिर उसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। गुल्लर का फूल हो जाना, गुल्लर का फूल हो जाना होता है यानी दिखाई न पड़ना यानी कम दिखना। ठीक है, तो इसका अर्थ लिखेंगे। तो अपन लिख सकते हैं दिखाई, दिखाई न पड़ना, दिखाई न पड़ना यानी कम दिखना, कम दिखना। अगर हम देखें यानी कभी कभी दिखना, कम दिखाई पड़ना, ठीक है, तो ये चीज होती है गुल्लर का फूल हो जाना। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम लिख सकते हैं, अभी जो चुनाव का टाइम चल रहा है तो चुनाव पे भी हम लिख सकते हैं कि जो नेताजी है, चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने एक भी बार क्षेत्र का दौरा नहीं किया, वह तो जनता के गुल्लर का फूल हो गए। तो हम लिख सकते हैं इसका वाक्य में प्रयोग, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने, नेताजी ने एक भी बार, एक भी बार क्षेत्र का दौरा नहीं किया, क्षेत्र का दौरा नहीं किया, नहीं किया। वह तो जनता के लिए, वह तो जनता के लिए, जनता के लिए गुल्लर का फूल, गुल्लर का फूल, गुल्लर का फूल हो गए, हो गए हैं। तो ये चीजें अपन लिख सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद नेताजी ने एक भी बार क्षेत्र का दौरा नहीं किया, वह तो जनता के लिए गुल्लर का फूल हो गई हैं। गुल्लर का फूल यानी दिखाई न पड़ना या कभी कभी दिखाई देना। ठीक है, अगला जो हमारा मुहावरा है वो है भाड़ जोंकना। भाड़ जोंकना का अर्थ होता है कि निरर्थक समय है वो गुजारना, मतलब बिना कुछ काम के टाइम को ऐसे ही खराब करना। ठीक है, तो पहले तो इसका हम लिखेंगे अर्थ, तो इसका अर्थ होगा निरर्थक, निरर्थक, निरर्थक है समय गुजारना, समय गुजारना। अब इसका करेंगे वाक्य में प्रयोग। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो राजू है वो कक्षा के समय वह भाड़ चौंकता रहा, इसलिए वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। तो हम लिख सकते हैं राजू परीक्षा के समय, राजू कक्षा में तो, राजू कक्षा में या कक्षा के समय, कक्षा के
समय में, कक्षा के समय में वह भाड़ झोंकता रहा, झोंकता रहा। इसलिए इसलिए वह परीक्षा पास नहीं कर पाया, परीक्षा पास नहीं कर पाया। यानी उसने अपना जो भी कक्षा में टाइम था वो तो ऐसे ही उसने खराब कर दिया, या उसने निरर्थक ही वो टाइम है वो गुजार दिया, और इसलिए वो परीक्षा पास नहीं कर पाया। तो राजू कक्षा के समय में वह भाड़ जोकता रहा, इसलिए वह परीक्षा पास नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखे। यानी हमें जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है उसका अर्थ हमें लिखना है। पहले में दिया गया अप्रेज। अप्रेज का क्या होता है? मूल्यांकन बोल दो या फिर आंकलन बोल दो। तो इसका हम लिखेंगे मूल्यांकन। इसका क्या लिखेंगे? मूल्यांकन, या इसको आंकना भी बोल सकते हैं, आंकन, आंकना। ठीक है। अगला हमें दिया हुआ है मैंडेट। मैंडेट का अर्थ क्या होता है? अधिदेश। मैंडेट का अर्थ क्या होता है? अधिदेश। तो अप्रेज का मतलब हो गया मूल्यांकन करना या आंकना या अंकन करना। मैंडेट का अर्थ हो गया अधिदेश। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, और जो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है हमें अर्थ, जो शब्द युग्म होते हैं वो शब्दों का अंतर यानी अर्थ स्पष्ट करना, शब्द युग्म दे रखा है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है अग, और एक है अघ। अग और अघ। अग की बात करें तो अग क्या होता है? अग का अर्थ होता है सांप। सांप भी होता है, पर्वत भी होता है। सांप और पर्वत है वो दोनों होते हैं। अग का अर्थ सांप और पर्वत। अग की बात करें तो अग का होता है पाप। अग का क्या होता है? पाप। ये जो आपको पार्ट ए में व्याकरण के जो भी टॉपिक करवाए जाते हैं वो आपको यहीं पर याद करने होते हैं, ताकि आपका इसमें है वो टाइम ज्यादा न लगे। बस आपके पार्ट बी और सी है उसमें आपको आंसर राइटिंग में इस वाला टाइम बचाकर उसमें लगाएं, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर है वो कर पाए। तो अग का सांप और पर्वत, अग का पाप। अगला आता है अभिज्ञ। अभिज्ञ होता है जानकार। अभिज्ञ क्या होता है? जानकार, जानकार। और अविज्ञ, अविज्ञ क्या होता है? मूर्ख। अविज्ञ क्या होता है? मूर्ख। तो अभिज्ञ जानकार, अविज्ञ मूर्ख। आगे बढ़े, अगला हमें दिया है उपल। एक तो दिया है उपल, एक दिया है उत्पल। उपल की बात करें तो इसका अर्थ एक तो ओले, जो बारिश में गिरते हैं ना वो वाले ओले, और एक इसका अर्थ होता है पत्थर। तो उपल में ओले या पत्थर, ओले या पत्थर। उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल। उत्पल का अर्थ होता है कमल। अगला है तरणी। तरणी और तरणी। छोटी तरणी की बात करें तो इसका अर्थ होता है सूर्य, और बड़ी की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? नाव। तो सूर्य और नाव। आगे बढ़े, अगला हमारा है कर्ती, कृति। कर्ती की बात करें तो इस कर्ती का तो होता है रचना, छोटी का तो, और बड़ी का क्या होता है? निपुण। बोलते हैं किसी चीज में ये निपुण है तो वो वाला निपुण। तो हमने देखा अग का अर्थ क्या हो गया? अग का अर्थ हो गया सांप या पर्वत, सांप या पर्वत। और अग का मतलब क्या हो गया? अग का मतलब हो गया आपका पाप। ठीक है। एक आता है अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या हो गया? जानकार, जानकार। और एक आता है अविज्ञ। अविज्ञ, जिसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख। उसके बाद हमने क्या देखा? उपल। एक देखा हमने उपल, जिसका अर्थ होता है आपका पत्थर, जिसका अर्थ क्या होता है आपका? पत्थर। और ओले, ओले। और एक आपका होता है उत्पल, जिसका अर्थ होता है कमल। तो ये हमने बार बार पढ़ा, हमने याद कर लिया। तरणी सूर्य, तरणी नाव, कृति रचना, कृति निपुण। तो ये हमने अच्छे से यही याद कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले पर। अगला हमें दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो हमें दिया है जिसमें हमें इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। 5 नंबर का है, 5 क्वेश्चन हमें इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले में दिया गया मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान, इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंतर ज्ञान। अंतर ज्ञान, मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर ज्ञान। अगला है जिस सरिता के जल का प्रवाह गुप्त हो।
तो वो होती है अंतसलीला। वो क्या होती है? अंतसलीला। राजस्थान में भी एक अंतसलीला है, उसका क्या नाम है? अंतसलीला। ठीक है। जिस रीता के जल का प्रवाह गुप्त हो उसे बोलते हैं अंतसलीला। मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान है अंतर्ज्ञान। अगला आता है राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया आधिकारिक आदेश। वो होता है अध्यादेश। वो क्या होता है? अध्यादेश। वो होता है अध्यादेश। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया आधिकारिक आदेश है अध्यादेश। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है वो होता है ईर्ष्यालु। वो होता है ईर्ष्यालु। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है ईर्ष्यालु। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ, कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंठ का किरण। इसका क्या होता है? कंठ का किरण। कंठ का किरण बाधाओं से या कांटों से भरा हुआ। मन में उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान। जिस रीता के जल का प्रवाह गुप्त हो अंतसलीला। राज्य के प्रधान शासक द्वारा आधिकारिक आदेश अध्यादेश। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु। कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंठ का किरण। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पार्ट सी का, जिसमें हमें आज क्या करना था? पार्ट सी में महिला सशक्तिकरण कितना मिथ कितना यथार्थ, इस पर हमें आज निबंध लिखना है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले तो मैं अगर बताऊं तो पहले देखिए, एक तो आता सीधा महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो उस पर हम लिखते हैं कि महिला सशक्तिकरण है वो क्यों आवश्यक है, आज है वो कितना हो रहा है, पहले कितना था। ठीक है, महिलाओं सशक्तिकरण की पहले जो सिचुएशन थी वो क्या थी, आज क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल दिया? इसने बोला है कि जो महिला सशक्तिकरण है वो कितना तो सही है, झूठ है, कितना सही है। ठीक है, हो रहा है सही में। तो हमें यानी इसकी आलोचनात्मक जो व्याख्या है वो करनी है। ठीक है, वो चीज करनी है। तो इसमें हम सीधा जो महिला सशक्तिकरण लिखते उसमें, और अगर ये जो हमें टाइटल दे दिया इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। इसमें हमें ये नहीं करना कि महिला सशक्तिकरण दे दिया, पहले उसकी विशेषता बताएं। जैसे हम और कोई सब्जेक्ट निबंध दिया होता है तो उसमें बताते हैं ना, जैसे हमें पहले सोशल मीडिया वाला क्या था तो सोशल मीडिया के बारे में कोई भी लाइन हुई वो लिख दी, फिर उसके बारे में उसकी विशेषता भी, उसके क्या क्या लाभ है वो चीजें, फिर उसके बाद में उसकी लिमिट्स लिखी हमने। तो इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें हमें खुद ही इसने बोल दिया कितना मिथक कितना यथार्थ। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण होगा उससे थोड़ा सा ये अलग होगा। इसमें सिर्फ हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जो महिला सशक्तिकरण है, ठीक है, उसमें आज क्या हो रहा है। ठीक है, क्या ये सही में जो दिख रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी इसकी आलोचनात्मक व्याख्या हमें करनी है। यही अगर एक ही महिला सशक्तिकरण हो गया, एक इसमें यही बोल देते कि जैसे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं स्थिति बोल देते, क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित है ना। तो उसमें यही बोलते कि पहले जो महिलाएं थी उनका जो ऐतिहासिक, महिलाओं का ऐतिहासिक एवं आधुनिक स्थिति है वो क्या थी। ठीक है, संविधान में महिला के की स्थिति है वो क्या है, यानी महिला आरक्षण के बारे में। अवधारणा में जो उनके बारे में उत्पत्ति और विकास है वो बोल देते, या फिर जो पुरुष प्रधान समाज है इसमें महिला की स्थिति क्या है। इन सब चीजों को मतलब अलग अलग हमें देखना है। अब हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा है, यानी आलोचनात्मक इसकी व्याख्या में करनी है। तो इसके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो चीज हम इसमें ऐड कर सकते थे ना, वो मैंने इसमें ऐड की है। तो आप इसका शुरू में जो भी आप इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, शुरू में बीच में से, बस मैंने तो इसमें ये रखा कि मैं आपको जितना से ज्यादा हो सके इसके लिए मैटर आपको प्रोवाइड करवा सकूं। इसको आप अपने तरीके से एडजस्ट है वो कर सकते हैं। इसमें बात करें राजनीति, खेल, प्रशासन, विज्ञान व कॉरपोरेट जगत में कुछ एक महिलाओं की कामयाबी पर बजने वाली तालियों की गूंज पर अपनी पीठ थपथपाने वाला यह देश यानी समाज है, वो उन पीड़ाओं को नहीं सुन पा रहा जो देश के भीतरी अंचलों से आ रही है। मैंने क्या बोला था? हमें इसका आलोचनात्मक क्या करनी है, व्याख्या करनी है इस पर। अखबारों की सुर्खियों में अत्याचार के नित नए दंश है वो झेलती यह आधी आबादी आजादी के 74 साल भी लैंगिक न्याय से वंचित है। अपने हितों के अनुरूप पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को कभी देवी तो कभी दासी का दर्जा दिया, किंतु बराबरी का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, सब पहले ही हम इसके क्या है, इसमें जो इसमें आलोचनात्मक शब्द बोल दे, आलोचनात्मक वाक्य है वो इसमें हमने लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हमें दिया ही ये है कि कितना ये सही है कितना ये झूठ है।
ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम लिख सकते हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है कि सभ्यता के विकास की कहानी अपने पन्ने पलटकर वही खड़ी दिखाई दे रही है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रगति की ऊंचाइयों को एक ही पंख द्वारा उड़कर छूने की पुरुषवादी मानसिकता से न केवल महिला अपितु संपूर्ण मानवीय जीवन, समाज व राष्ट्र को प्रगति की प्रतिगामी पटरी पर ला खड़ा कर दिया है। अब एक पंख से कोई पक्षी उड़ सकता है क्या? वही बात है कि जो पुरुषवादी मानसिकता है वो सोचते हैं कि हाँ, हम खुद कर सकते हैं, महिलाओं की इसके में है वो आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसलिए इसने बोला है कि एक ही पंख द्वारा उड़कर छूने की, प्रगति की ऊंचाइयों छूने की जो पुरुषवादी मानसिकता है, उसने पुरुषवादी मानसिकताएं न केवल महिला अपितु पूरे जीवन को, समाज को, राष्ट्र को जो प्रगति की प्रतिगामी पटरी है उस पर लाके खड़ा कर दिया, ना कि अनुगामी पर। सशक्तिकरण की योजनाएं परंपरागत पुरुष प्रधान सामाजिक ढांचे के चलते सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रह गई है। आखिर क्यों हो रहे हैं सशक्तिकरण के प्रयास नाकाम? इसमें हमें पूछा ही ये चीजें हैं तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे। क्या इसके कारण है? क्या यह पुरुषवादी मानसिकता है? कौन है महिलाओं की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार? क्या होने चाहिए महिला सशक्तिकरण के ठोस प्रयास? आदि अनेकों प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके जवाब है वो अपेक्षित है। अगर यहीं पर जो हमें सिर्फ इतना मतलब जो हमें दिया होता, निबंध दिया होता कि महिला सशक्तिकरण, तो उसमें हम सबसे पहले है कुछ अच्छी सी एक पंक्ति लिखते, फिर महिला सशक्तिकरण के बारे में कि होता क्या है महिला सशक्तिकरण उसके बारे में बोलते, उसके बाद है जो महिला सशक्तिकरण की जो मतलब लाभ, उससे क्या क्या लाभ होते हैं वो लाभ लिखते हैं हम उसमें। फिर उसमें जो थोड़ी सी इसके बारे में बताते कि आज के समाज में है महिला सशक्तिकरण कितना यथार्थता लिए हुए है कि नहीं है, तो वो चीजें बताते और फिर उसका निष्कर्ष बताते। उनमें से हम बताते, हम एग्जाम्पल देते कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके एग्जाम्पल ये है, ये महिला इतनी कामयाब है, ये ऐसे कर रही है, तो हम अच्छे से उसमें एग्जाम्पल देते। लेकिन इसने हमें महिला सशक्तिकरण पे नहीं बोला, इसने बोला जो महिला सशक्तिकरण की जो आज के समाज में जो उसकी सही स्थिति है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईश्वर के सर्वोत्कृष्ट करती सृष्टि का उद्गम स्रोत, जीवन रूपी द्विपाद चक्र वाहिनी का एक मजबूत पहिया, ममता एवं करुणा की प्रतिमूर्ति, त्याग एवं बलिदान के अधिष्ठायी, प्रेम एवं समर्पण की पर्याय, सौम्य एवं शीलता का अध्याय जैसी संज्ञाओं से सुशोभित नारी शक्ति। यानी नारी शक्ति के बारे में जो जो हमने ये जो अध्यायों में ये जो चीजें लिखी हैं, जिस जिस रूप में इनको संज्ञाएं दी गई है वो सारी इसमें बताई है। किसी भी कानून का असर उसकी व्यापकता, सामाजिक सरोकार एवं समाज द्वारा स्वीकार्यता पर निर्भर करता है। समाज की नैतिकता समाज के सापेक्ष होती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बस बने अनेकों कानूनों का असर कम होने का कारण उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाना ही है। ये चीजें आगे हम लिखेंगे। सामाजिक ढांचे व सोच में परिवर्तन के बिना मौजूदा कानून के सहारे महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद करना पत्थरों पर दूब उगाने की समान है। यानी हम यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं। अगला है, विडंबना यह है कि सरकारी संस्थागत व नीतिगत प्रयासों के बावजूद स्वयं महिलाएं अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं है तथा न ही इस हेतु कोई सकारात्मक पहल की है। इसलिए सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि जब तक महिलाएं स्वयं इन बैसाखियों को त्याग कर स्वयं चुनौती स्वीकार करके महिला सशक्तिकरण को आगे नहीं आएगी, तब तक कानून अधिक कारगर साबित नहीं होंगे। यानी प्रयास तो खुद को ही करना होगा ना, अगर खुद प्रयास करेंगे तब है वो है हमारे जो समाज है वो साथ देगा। तो ये आज की जो महिला सशक्तिकरण कितना झूठ कितना इसमें सच्चाई है, यथार्थता है, इस पर आज का जो हमारा है वो निबंध था। इसमें मैंने सिर्फ मेन चीजें वो इंक्लूड की है कि आप इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो। बाकी इसका जो शुरू का पोर्शन है वो और लास्ट का जो भी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये नहीं कि आप सिर्फ इतना लिख कर आ जाओ, इसमें शुरू की जो भी आपकी लाइनें होगी, फॉर्मेटिंग होगी, वो आप लिखो, बीच में इन चीजों को है वो ऐड करो। तो अब चलती है हमारे कल के क्वेश्चन पर कि आपको कल है वो किस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करनी है। हमारे पार्ट बी का होगा आपके अगला जो टेस्ट 26 नंबर टेस्ट है उसमें पार्ट बी का, स्वयं को निदेशक जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय जयपुर
मानते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को निर्देशित करते हुए परिवार कल्याण सेवाओं के विवरण बाबत एक अनुस्मारक का प्रारूप तैयार करें। अनुस्मारक यानी कि आपको रिमाइंडर लेटर है वो इसमें लिखना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से लिखना, फिर हम कल है इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि हम इसको और बेहतर है वो किस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, लाइक एंड शेयर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।